कैंसर के कॉजेस हैं तो बहुत सारा मैंने प्रिवेंटेबल है, वो एस्पेक्ट आपके हाथ में। जो प्रिवेंटेबल नहीं है, जो हेरिडिटरी है और या ऑक्यूपेशनल डिजीज है, कुछ कारण से हम मैंने नौकरी के कारण, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है, आपको वहाँ नौकरी करना पड़ रहा है तो वो तो रहेगा ही, या इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ है तो पोल्यूशन के कारण कुछ ऑक्यूपेशनल जॉब करने की जरूरत है तो वो होगा। बट वट एवर प्रिवेंटेबल कॉजेस है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैंसर की जो केसेस हैं वो डबलिंग हो रहा है एवरी 20 to 30 ईयर्स में। एंड सेकेंड ये कि हमारा जो कैंसर का डाटा है तो वो ऑथेंटिक डाटा नहीं है। जैसे फॉरेन में ईच एंड एवरी कैंसर रजिस्ट्री प्रॉपर है, कैंसर डिटेक्ट होता है। और अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपोलो में ट्रीट कर रहा हूँ तो जैसे स्टेज 4 कैंसर हो गया तो किसी को ट्रीटमेंट नहीं करना है। स्टेज 4 मतलब ट्रीटमेंट कुछ नहीं है और जस्ट लास्ट जिंदगी है, ऐसा नहीं है। मैंने 5 कोविड के समय बहुत रिसर्च हुआ है और ड्रग्स नए नए आ रहे हैं और बहुत सारा, जैसे फॉर एग्जांपल लंग कैंसर के बारे में बताऊंगा तो लंग कैंसर में जब मैं पढ़ रहा था तब वो 6 महीने 1 साल का लाइफ बता रहे थे, बट अभी के लिए लंग कैंसर में 5 से 10 साल का लाइफ स्टेज 4 में मिल सकता है। तो इस कैंसर का जो ट्रीटमेंट पैराडिग्म है वो इम्प्रूव हो रहा है और बहुत सारे नए नए ड्रग्स आ रहे हैं और बहुत सारा कैंसर प्रिवेंटेबल है और कुछ कैंसर के वैक्सीन है। तो वो सारे चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हम बात करेंगे और आपको मैं ये ज़्यादा स्लाइड नहीं लूँगा, 10-15 मिनट वाइंड अप करूँगा और इसमें मैं डायरेक्टली सोच रहा हूँ कि ये नहीं बताऊँगा। आप बीच में भी रोक के मुझे पूछना चाहोगे तो पूछ सकते हो, क्योंकि आपका क्वेश्चन इस सवाल का जवाब देना जरूरी है राधा दिन ये सब देख, ठीक है। तो वही है कि 2022 का डाटा है, 14 लाख के आसपास का कैंसर का डाटा है। तो फीमेल और मेल का मोटा मोटी 50,000 का डिफरेंस है और 7 लाख या 6 लाख प्लस कुछ है। तो सबसे अभी भी फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, ओवरऑल में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है, मैंने मैक्सिमम कॉमन है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो जैसे फीमेल को देखना चाहिए अपनी ब्रेस्ट, एक हर महीने में एक फीमेल 25 मैंने वैसे 18-20 साल के मैं केसेस देखा हूँ, बट एक फीमेल को 18-20 साल या 25 साल होता है तो खुद का ब्रेस्ट एग्जामिन करना जरूरी है। वो सोचते हैं कि पेन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पेनलेस लंप जो हो वो हार्ड और इरेगुलर मास होगा और पेन नहीं होता है, ब्लड डिस्चार्ज कुछ हो सकता है। तो हर महीने फीमेल को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना जरूरी है। गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी हर साल एक बार करा सकते हो। तो मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है बट 1:100। यदि फीमेल को 100 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, मेल को भी हो सकता है। मेल में यूजुअली हेरिडिटरी होता है, BRCA एक म्यूटेशन होता है BRCA2, तो उसमें होता है, बट दे डू यूजुअली गुड देन फीमेल। बट उसमें भी एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर भी 4 टाइप का होता है। हम लोग सोचते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक टाइप का है, ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर 4 टाइप का होता है और ट्रीटमेंट सब अलग अलग है। और ब्रेस्ट कैंसर जो सोचते हैं कि लोकल थोड़ा बहुत डिजीज है तो उसको सर्जरी करना जरूरी है पहले, वो कॉन्सेप्ट गलत हो चुका है। 5 से 10 साल पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, अभी भी आप सर्जन के पास जाओगे तो पहले वो बोलेगा सर्जरी करोगे, आप लोग भी घबरा के सोचोगे कि थोड़ा सा तो डिजीज है, सर्जरी कर निकाल दो, बाद में सोचते हैं। और ये यंग एक IT की फीमेल थी हैदराबाद की, वो आई 25 साल की उम्र थी, वो सर्जरी कर दी और उसका जो बायोलॉजी है वो खराब टाइप का था, फिर भी वो 4 महीने के इंडो में आई थी। जैसे सर्जरी की है तो 6 महीने के अंदर कीमो दे सकते हैं, वो 4 महीने इंडो में आई तो उसको मैंने समझाया, फिर भी उसने कीमो नहीं ली। बट ब्रेस्ट कैंसर आज के लिए वो लोकल डिजीज नहीं है, वो एक सिस्टेमिक डिजीज है। क्योंकि जब 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर होता है तो वो क्या होता है ना, आपके कुछ सेल शरीर के कहीं भी पड़ सकते हैं, ब्रेन में पड़ सकते हैं और कहीं भी पड़ सकते हैं। स्कान में तभी आएगा जब 0.5 सेंटीमीटर से ऊपर हो, जब 0.5 सेंटीमीटर से नीचे है तो नहीं आएगा। तो बेसिकली ट्यूमर ऐसा है कि कोई भी चीज, घाव पे भी कैंसर हो सकता है। कहीं पे चोट लगा है वो मैंने बार बार ठीक नहीं हो, मैंने थोड़ा सा खराब हो रहा है फिर से हील हो रहा है, रिपीट इंजरी टाइप का होता है, या कहीं पे जला हुआ है तब भी वो कैंसर बन सकता है।
आपको देखना है कि वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। यदि इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो आपको दिखाना है। कोविड के समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने हम लोग सोचे कोविड के लिए सब भर्ती हुए, तब जब सीटी स्कैन कराए तो लंग कैंसर के अर्ली स्टेज में सब आए। तो ऐसा नहीं है कि उसको सीटी स्कैन का कोई मैंने प्रोटोकॉल है। मेनली स्मोकर जो 15 साल 20 साल स्मोक किए हैं, टोबैको लिए हैं, उसके लिए हम लो डोज सीटी स्कैन रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये कि हम ये कहेंगे कोई भी सिम्टम्स कैंसर का हो सकता है। आपको एक ही 10-15 दिन में यदि इवैल्यूएट नहीं हो रहा है, कोई भी प्राइमरी डॉक्टर आपका यदि आपका सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रहा है, डेफिनेटली आप धीरे हाई अप जाइए, ऑन्कोलॉजिस्ट के जाके दिखाना है। क्योंकि मैक्सिमम जो इंडिया पे प्रॉब्लम ये है मैंने 75 मैंने 66-75% 3/4 तक केसेस स्टेज 3 और 4 में आते हैं। इंडिया में स्ट्रैटेजी है, उड़ीसा में और खराब ही है। उड़ीसा देखो क्या होता है ना, सोचते रहते हैं कि हम लोगों का फाइनेंस, ऐसे भी परचेजिंग पावर पैरिटी हम लोगों का कम है, तो लोग खाली फाइनेंस अपना सोच के ही कि मेरा फाइनेंस ठीक नहीं है, मैं जा पाऊंगा कि नहीं। इवन BSK होने के बाद भी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जाने आने का खर्चा भी नहीं है, और डर रहता है कि मेरा, उनको पता होगा, देखो जो भी किसी को कुछ दिक्कत होता है उसको पता रहता है, बट वो करते हैं कि शायद मुझे नहीं होगा, डर रहता है शायद नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट फीमेल में ये है कि जैसे मैंने 55-60 हो जाता है, देन सेक्सुअल एक्टिविटी घट जाता है, तो क्या होता है ना, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद नहीं करते हैं, ठीक है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी है, फिजिकल रिलेशन है, तो ब्रेस्ट पता चल जाता है। बट आफ्टर 50-60 ब्रेस्ट का कैंसर अनडिटेक्टेड रहता है, बहुत ही नेग्लिजेंस रहता है। मेरा एक पेशेंट VIP मैंने ऑलमोस्ट अच्छी खासा एजुकेटेड फीमेल है, बट वो अपने मैंने हस्बैंड को या बेटी को भी नहीं बताई। जब दिखाई तब वो आई पिछले हड्डी के पेन के कारण, तो वो MRI हुआ, फिर मैंने देखा तो फिर ब्रेस्ट में है, यहाँ पे भी गिल्टी है। तो ऐसा होता है। तो फीमेल जो है, मेल क्या करते हैं, अपने मेल पार्टनर या बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखते हैं, सबसे जरूरी है। तो फीमेल को यह सोचना चाहिए कि आपका जो जिंदगी है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए ज्यादा जरूरी है, राधर देन और मैंने जो मेल पार्टनर या बच्चे हैं, क्योंकि उसके चलते उसके आसपास इर्द गिर्द ही घर का जो है चलता है। तो इसीलिए हम लोग फीमेल को बीच में पूछें कि आपको कोई दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि बच्चे का कुछ हुआ तो जाना है, हस्बैंड का कुछ है, जो भी मेल कुछ हुआ उसका तबियत दिखाना, फीमेल का तबियत वो लोग नहीं दिखाते, इवन एजुकेटेड में भी बोलता हूँ। तो ये है, तो ऐसे है। तो नेक्स्ट कॉमन है कि लिप ओरल कैविटी, गला का कैंसर उड़ीसा में सबसे ज्यादा कॉमन है, और वो 60% केसेस जो है गले के कैंसर में, मुंह का गले के कैंसर में आते हैं। और टोबैको खा रहे हैं, देखिए एक सिगरेट खाने से भी आपका जीन में एक म्यूटेशन हो जाता है। जब 10-15 साल आप खाते हो, लगातार इंजरी करते हो, बार बार DNA में इंजरी होता है, इरिवर्सिबल इंजरी होता है, तो फिर कैंसर में कन्वर्ट होता है। बट एक सिगरेट खाने से भी जीन में म्यूटेशन होता ही है, ऐसा नहीं कि एक सिगरेट लेने से कुछ नहीं होता है। और दूसरा हो गया कि कम से कम आप सोचो कि जैसे जो स्मोकिंग कर रहा है, जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो उसका लॉन्ग में जो पेरेंट टाइम खराब होगा। जैसे कोविड में भी जो स्मोकर होंगे ना, उनको ज्यादा दिक्कत होगी, उनका डेथ रेट ज्यादा होगा। तो कॉमन कोल्ड हुआ, कुछ भी हुआ, वो ज्यादा सीक होंगे। तो इसी तरह है, तो डाटा धीरे धीरे बताएंगे। तो लिप ओरल कैविटी सेकंड कॉमन ये है। उसके बाद फीमेल का सर्विक्स एंड यूट्रस है। तो दो कॉमन कैंसर है जो फीमेल में कॉमन है, और फर्स्ट में ब्रेस्ट है, सेकंड में सर्विक्स यूट्रस है। तो सर्विक्स जो कैंसर है वो अनहाइजीनिक सेक्स के कारण हो रहा है। तो यदि हम लोग उसके लिए HPV वैक्सीन है जो 2002 से 8 में आ चुका है, वो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका मैंने अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट कुछ भी कारण से, जो भी कारण से मैंने वो वैक्सीन को ये फ्री नहीं किया है, इसके करके नहीं ले रहे। लेकिन सर्विक्स कैंसर टोटली मैंने 99.7% सर्विक्स कैंसर इज ड्यू टू HPV वायरस। और HPV वायरस जो है 10 से 15 साल लेता है, तभी जाके सर्विक्स कैंसर होता है। ऐसा नहीं कि सबको होगा, बट 10-15 साल लेता है।
तो इसीलिए फीमेल में 9 से 22 तक और 45 तक भी वैक्सीन ले सकते हैं। 45 जो भी 25-26 क्रॉस कर चुके हैं वो भी सर्विस कैंसर का वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सर्विस कैंसर इंडिया में होना अनफॉर्चुनेट है। ऑस्ट्रेलिया में 77% आसपास वैक्सीन कर चुके हैं और उनका जो प्री मैलिग्नेंट कैंसर है सर्विस का डिस्प्लेसिया, जो हाई ग्रेड नियोप्लासिया डिस्प्लेसिया होता है, वो 38-40% घट चुका है वहाँ पे। स्टोमा का कैंसर भी बढ़ रहा है। तो स्टोमा का कैंसर है कि आपको यदि एक है कि आप जो अनहाइजीनिक फूड लेते हो, मैंने कि गुपचुप, ठीक है, उसमें H. pylori ज्यादा मिलेगा। तो H. pylori रहेगा तो गैस्ट्राइटिस होगा, गैस्ट्राइटिस होगा तो फिर धीरे धीरे वो कैंसर करा सकता है। तो गैस्ट्राइटिस जो आप सोच रहे हो कि इग्नोर कर, गैस्ट्रिक स्ट्रेस के कारण होता है, आप टाइम से सो नहीं रहे हो उसके कारण हो सकता है, H. pylori के कारण हो सकता है। आप गैस्ट्राइटिस को ऐसे इग्नोर मत कीजिए, आप योगा एक्सरसाइज जो भी कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए और गैस्ट्राइटिस को ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टोमा कैंसर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए लाइफस्टाइल जो है बहुत सारे कैंसर का कॉज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, 50% आप अफेक्ट कर रहा है। तो हेरिडिटरी जो है 5-10% है। तो हम लोग क्या होता है, देखो कैंसर जैसे पेशेंट आता है तो रेवेन्यू आता है तो मेरे पॉकेट को तो आता है, बट ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो प्रिवेंटेबल कैंसर है जो खुद आप करा के आ रहे हो, तो वो कैंसर का ट्रीटमेंट करना हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए कोई हेरिडिटरी है जो आपके कंट्रोल में नहीं था, तो वो कैंसर को ट्रीटमेंट करने अच्छा लगता है, सिंपैथी भी आता है। लेकिन टोबैको खा के आएगा, दिल्ली में एक पेशेंट था, टोबैको के कारण कैंसर ठीक हो गया था, फिर 1-1.5 साल के बाद वो फिर आया, फिर से आया, तो छोड़ा ही नहीं। तो देखिए चीजें क्या है ना, वो टोबैको और स्मोकर का कहना क्या है कि साइड में लोगों को तो नहीं हो रहा, बहुत जो खा चुके हैं मुझे नहीं हो रहा, मुझे क्या होगा। देखिए रोड के साइड में जाने से भी एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब कि बीच में जाओगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, बट बीच में जाके बच भी सकते हो, लेकिन रिस्क तो बढ़ता ही है। तो वही कि लाइफस्टाइल हो गया। फिर मैं बताऊंगा कि टोबैको क्या रिस्क है, बता देता हूँ कि टोबैको जो है 20 टाइम्स आपका माउथ माने मुंह का, गले का कैंसर या लंग का कैंसर बढ़ाता है। फिर कौन सा टाइप का टोबैको बता रहे हैं? कोई भी टोबैको, आप कोई भी टोबैको देखो, च्यूइंग वाला टोबैको ओरल कैंसर कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ करा रहा है तो और कहीं पे नहीं कराएगा। जैसे गुड़ाकू खाते हैं हम लोग, तो फीमेल लोग लास्ट में, कुछ फीमेल लोग गुड़ाकू खा के स्टोमक कैंसर के साथ आते हैं, मुंह के गले कैंसर नहीं आए, बस स्टोमक कैंसर आते हैं। तो टोबैको कॉजेस अराउंड 12 to 17 टाइप ऑफ कैंसर, और स्मोकिंग में जैसे 200 टाइप्स ऑफ कैंसरोजेन है। बट ये कि आप कितना कंटिन्यू खा रहे हो, ठीक है, और लंबा समय तक खा रहे हो, तो वो धीरे धीरे इंजरी करके बढ़ता है। जैसे यूजुअली 10 इयर्स तक लेता ही है, और आज यदि आप टोबैको छोड़ रहे हो तो आपको कम से कम 5 इयर्स लगेगा रिस्क आधा होने के लिए, 10 से 15 साल लगेगा रिस्क 0 होने के लिए। तो मेरे जो कैंसर पेशेंट आएंगे तो एक दिन पहले छोड़े होंगे या खा रहे होंगे। कुछ पेशेंट तो मैं माउथ में बीच में देखते रहता हूँ कि मुंह पे खाते रहते हैं, दिखाई नहीं हो रहा ना, मुंह में पड़े रहता है, पान तो छोड़ नहीं पाते। अल्कोहल होता है उसमें, देखिए टोबैको यदि ले रहा है उसके साथ अल्कोहल लेता है तो रिस्क जो है ना मल्टीप्लाई होता है, डबल नहीं होता है रिस्क। अल्कोहल 5 टाइम्स रिस्क बढ़ाता है, टोबैको 20 टाइम्स, एंड 5 होता है 100 टाइम्स ऑफ कैंसर बढ़ जाता है, ओरल का कैंसर, ओरल क्या या टोबैको रिलेटेड कैंसर। और अल्कोहल से आपका लिवर कैंसर हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है अल्कोहल से ज्यादा आज जो हम लोग को ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर को इग्नोर कर रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं। आजकल लिवर कैंसर एक नॉन अल्कोहलिक स्टीatohepatic नास बोल के एक है, वो लिवर कैंसर का कॉज बन रहा है। तो इसलिए लाइफस्टाइल जो मैंने बताया, लाइफस्टाइल जो बताया कि 50% लाइफस्टाइल जो 50% है वो मोटा मोटी घूम घाम के बहुत सारे कारण से होता है। जैसे ओबेसिटी बहुत सारे डिजीज के कारण है। ओबेसिटी डायबिटीज हो सकता है, और डायबिटीज में बहुत सारे कैंसर जैसे पैंक्रियास कैंसर के कारण हो सकता है। ओबेसिटी ब्रेस्ट कैंसर का भी एक रिस्क है। तो बहुत सारे चीजें हैं, इंटरमिंगल होके कैंसर बनाता है। सर ये लाइफस्टाइल बोल रहे हैं,
इसको और थोड़ा एक्सपांड करेंगे क्या? लाइफस्टाइल में देखो सिंपल चीजें करके तो एक एक चीज है। फर्स्ट है कि आप ओबीस ना हो, ठीक है। दूसरा हो गया कि आप थोड़ा बहुत माने जस्ट फिट हो गया, जैसे योगा एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कीजिए। और उसको डाइट में करेंगे कि आपको डाइट क्या खा रहे हो, मतलब जैसे वेजिटेबल्स खा रहे हो तब ठीक है, तो वेजिटेबल मसाला ज्यादा डाल रहे हो, उसके साथ साथ चिकन मटन, जैसे मैंने मटन के साथ ही एक प्रूव हुआ है कि कोलन कैंसर होगा, बट बाकी के कारण नहीं है। बट वो इनडायरेक्टली हो सकता है, जैसे ओबीज हो रहे हो ना, बीएमआई ज्यादा बढ़ रहा है, देन बहुत सारा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बन जाता है। मटन के लिए कौन सा कैंसर है? कोलन कैंसर। रेड मीट जब जला के खाते हो ना, तो वो रेड मीट उसको थोड़ा कोलन कैंसर करा सकता है। बाकी ऐसे ज्यादा मैंने एक एक चीज करके रखा हुआ, लिख के रखा हुआ है, एक एक करके बता दूंगा मैं। बट जिनसे चीजें क्या है ना, खाली एक ही प्रूव हुआ है कोलन के लिए आपका मटन। तो इसलिए मैं कोई पेशेंट का मना नहीं करता हूँ ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सबको खाना। क्योंकि कैंसर के पेशेंट के ऐसे जब दिमाग खराब होने उनका एंजाइटी में रहता है, तो खाना में कुछ भी नहीं मना करता एक्सेप्ट मटन। और फैटी फूड नहीं खाता खाने के लिए बोलते, जैसे पैंक्रियाज कैंसर हो गया, उसमें बिलिरुबिन ओवर चांसेस, लिवर कैंसर हो गया तो बिलिरुबिन चांसेस बढ़ सकता है, या लिवर में डिजीज चला जा चुका है, बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो फैटी फूड खाने के लिए मना करता हूँ। बड़े छोटा मछली खाएं और कोलेस्ट्रॉल छोड़ के अंडा खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे खाने के लिए ऐसे शुगर जैसे खान बहुत सारा हाइप हो रहा है कि शुगर खाने से कैंसर बढ़ जाएगा, सिद्धू वाला चीज है कि ये करना है वो करना है। देखो हल्दी नीम वो सब कर सकते हो, बट ऐसा प्रूव नहीं है कि ये नहीं खाने से हल्दी का जो कुरकुमिन बोल के एक प्रोडक्ट है, तो उसको खाने से बहुत सारा कैंसर प्रिवेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी एग्जैक्टली प्रूव नहीं हुआ है। तो जस्ट है कि लाइफस्टाइल है जो हम लोग सोचते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत आधा घंटा 5 दिन में एक्सरसाइज कर ले, खाना जो है 5-6 दिन आप नॉर्मल घर का खाना खा लें, बाहर का खाना अननेसेसरी ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार थोड़ा बहुत बाहर खाएं तो भी चलेगा। बट ये नहीं है कि रेगुलर आप बाहर का खाना खा रहे हो तो डेफिनेटली यू आर रिस्क। क्योंकि जैसे गैस्ट्रिक कैंसर बढ़ रहा है तो गैस्ट्राइटिस होगा, गैस्ट्राइटिस के कारण क्या हो सकता है, तो आपको ये नहीं पता चलता है कि आज आप खाएंगे तो कल कैंसर होगा, 10 से 15 साल लगेगा। तो आप नहीं सोचोगे मैंने जंक फूड खाया तो मेरे को कैंसर हुआ है, आप ये नहीं सोचोगे। तो इसीलिए 10 से 15 साल लगता है, स्लो पॉइजन टाइप का है जो भी आप कर रहे हो। मैं यदि मोटा हूं तो दैट इज बिकम स्लो पॉइजन है मेरे लिए, वो कब क्या करेगा बाद में पता चलेगा, तब आपके लिए सोचने के लिए नहीं रहता है। तो इसीलिए एक थोड़ा बहुत एक जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, हम कुछ भी करें, यदि सुबह नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शाम में जाकर आधा घंटा एक्सरसाइज कर ले, और खाना जो है घर का खाना खाएं, बाहर का अननेसेसरी अवॉइड नहीं करें। घर का खाना खाने से जो वेजिटेबल्स है उसी में तो आजकल जैसे बोल रहे हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, देखो वो कंट्रोल नहीं है। देखिए पंखा का जो हवा है वो गंदा है, ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं है हमारे, बट आपके हाथ में जो है वो कर सकते हो, कर आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से धो लो और वेजिटेबल कंटेंट ज्यादा हो। आपका वेजिटेबल कंटेंट कम होगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे और मतलब मसाले ज्यादा होंगे या चिकन मटन ज्यादा होंगे, वेजिटेबल कम है। वेजिटेबल कोई भी हो आपको खाना चाहिए, तो जितना वेजिटेबल आपके करी में होगा उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मेरा एक भाई मैंने भतीजा होगा, वो क्या ना उसका वेट ऐसे बढ़ नहीं रहा था, ठीक है, तो वो मछली खाते रहते थे, कभी भी वेजिटेबल नहीं खाता था, तो घर में परेशान। तो मैंने मेरे को पूछा कि क्या करना चाहिए, मैं बोला वेजिटेबल कल से ऐड करना शुरू कर दो, आज वो हेल्दी है। तो वेजिटेबल में बहुत सारा विटामिन के साथ साथ आपका एंजाइम्स जो डाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे। तो आप चिकन खाओ मटन खाओ, डाइजेशन करने के लिए हेल्प कौन करने वाला है? तो और छोटे न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से लेकर सारी चीज कहां से आने वाले हैं? तो सारे चीज को जो मतलब हमारे बॉडी के लिए सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज आप वेजिटेबल से आएंगे मैक्सिमम। तो वेजिटेबल कंटेंट आपको ज्यादा रहना चाहिए, आप वो बदल बदल के खाओ। और देखिए पॉसिबल नहीं है कि हम खुद उगा के खाएं, वो हो सकता तो कर सकते हो करो,
लेकिन नहीं हो सकता तो आप वेजिटेबल खाओ फ्रेश जितना हो सके, कि आप फ्रिज में 2 दिन 3 दिन मत लो को, जितना हो गया फ्रेश खाओ और अच्छे से धो के खाओ। वो कह सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो करें, और नहीं कर सकते तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन में होगा कि HIV हो गया, वो बहुत सारा कैंसर कराता है। HPV जैसे मैंने कहा सर्विस कैंसर वो कराता है। HCV एक वायरस है जो लिवर कैंसर कराता है। तो इस तरह कुछ हेपेटाइटिस बी वो भी लिवर कैंसर करा सकता है। तो वो चीज को देखना चाहिए। वो मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। H. pylori जो मैंने बताया, जो हम लोग गुपचुप खाते हैं, तो गुपचुप घर बना के खाओ, वो अच्छा है, बाहर मत खाओ, ठीक है, क्योंकि वो पानी में प्रॉब्लम है, पानी में प्रॉब्लम है ना, तो वही कि घर में खाओ। वो जो भी होगा वो सबसे ज्यादा वो ला सकते हो सूखा वाला, बट वो कर सकते हो, लेकिन घर पे खाओ तो अच्छा है, घर पे बना के। तो जितना मतलब पानी भी हम लोग देखो, मैंने अभी मेरा एक YouTube चैनल भी है, तो मैंने अब प्लास्टिक के बारे में बता रहा था, जो पानी के है, तो मैंने प्लास्टिक बोतल का, तो प्लास्टिक में एक बोतल पानी में 2,40,000 नैनो पार्टिकल्स हैं। और वो जो है हमारे सारे ऑर्गन को, ब्रेन को नहीं लिखा था, बट सारे ऑर्गन, इवन जेनिटल ऑर्गन में टेस्टिस को भी जा रहा है, ठीक है। तो वो आप कम से कम कि मेटल वाला बोतल यूज करें, कपर वाला हो सकते तो करें, तो प्लास्टिक जितना कम हो वो यूज करें, ठीक है, वो आप अवॉइड करो। क्योंकि वो जो देखिए चीजें क्या होता है ना, आज का जो रिसर्च है, आप जो हम जी रहे हैं 10 साल के बाद रिसर्च आएगा, ठीक है, और बहुत सारे रिसर्च जो होगा बहुत सारे को बंद भी किए होंगे, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जो आप अवॉइड कर सकते हो आप करो। तो प्लास्टिक जितना जगह पे जहां हो सके हम लोग कम से कम जूट वाला बैग लेके जाए, तो ऐसा कर सकते, सिंगल यूज प्लास्टिक। क्योंकि हम लोग जो म्युनिसिपैलिटी वाला आता है पानी, वो तो जानते हैं, लेकिन वो पानी भी जो नीचे से आ रहा है, वो भी तो नीचे से आ रहा है ना, तो प्लास्टिक वो उसका स्टडी नहीं किए हैं। जैसे ट्यूबवेल से पानी की में कितना प्लास्टिक आ रहा है, इसमें कुआं से कितना प्लास्टिक आ रहा है, वो नहीं स्टडी किए, क्योंकि वो स्टडी सब लोग बल्क भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्यूबवेल का पानी तो प्लास्टिक पाइप से ही आता है, प्लास्टिक पाइप से आता है, वो छोड़िए, कम से कम ये कि क्या बोलते हैं, नीचे से जो आ रहा है वो भी तो आसपास में कुछ गड्ढा होगा, उससे पानी जा रहा होगा। प्लास्टिक मतलब नानो एक बोतल में जो आपको दिख नहीं रहा है, उसमें यदि 2,40,000 पार्टिकल, वो पानी एक बोतल जो डाल रहे हो, वो क्या नीचे तक नहीं जा सकता है? तो गड्ढा है तो इतना सारा गंदा प्लास्टिक पड़े रहता है। तो जहां से भी, जैसे थाली भी यूज करें, पतला वाला प्लास्टिक रहता है, तो आप वो सब अवॉइड कीजिए। तो एयर पोल्यूशन, तो वही एयर पोल्यूशन के कारण लंग कैंसर मोस्ट कॉमन है। हेरिडिटरी 5 to 10%, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वो हेरिडिटरी है। स्टोमक कैंसर भी कुछ हद तक भी है, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। जो ब्रेस्ट कैंसर का जीन है BRCA1 और BRCA2, तो BRCA1 और 2 जो 4 कैंसर से रिलेशन है। एक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, दूसरा प्रोस्टेट हो गया, तीसरा ओवरी हो गया, चौथा पैंक्रियास हो गया। तो ये 4 जो BRCA जीन से है, तो कोई पेशेंट को यदि फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है, जीन इन्वॉल्व हो भी नहीं हो, नेक्स्ट फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यंग पेशेंट जो 45-50 में यदि किसी ब्रेस्ट कैंसर को होते हैं, तो हम लोग जेनेटिक टेस्ट कराते हैं। तो बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं जो मेनली ब्रेस्ट, ये सब 4 कैंसर जो मेन कराते हैं, और बहुत सारे हैं, वो धीरे धीरे आप मैंने जब भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जान सकते हैं, बट मोटामोटी 4 टाइप का जो है कराते हैं। रेडिएशन में भी जैसे एक लिम्फोमा पेशेंट है, एक लिम्फोमा एक कैंसर है, यंग पेशेंट को हुआ है, तो कब तक हमने यहाँ पे रेडिएशन देते हैं, तो उसको 10 से 15 साल के बाद ब्रेस्ट का कैंसर बन सकता है, फीमेल है, या चेस्ट का कुछ डिजीज आ सकता है, बट वो एक कैंसर पर आ सकता है। कीमोथेरेपी से भी कैंसर बन सकता है, बट वो 1 to 2% का रिस्क है। इवन टैबलेट्स में भी कुछ ल्यूकेमिया हो सकता है, हम लोग जो कीमो देते हैं वो भी करा सकता है। कभी हम लोग उसका, इसीलिए जब भी हम कीमो देते हैं, आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट कीमो का वार्ड सुनते ही डरते हैं। देखो कीमो एज सिंपल एज एंटीबायोटिक्स ही रहेगा। सब कीमो के बाल झड़ेंगे ऐसा नहीं है, सब कीमो से वोमिटिंग होगा ऐसा नहीं है,
सब कीमो से बहुत सारा रिएक्शन होगा भी, ऐसा नहीं है। अब सब कीमो से भी ब्लड काउंट उतना घटेगा, ऐसा भी नहीं है। कीमो जो टर्म है बहुत ब्रॉड टर्म है, सब कैंसर के लिए अलग अलग कीमो है और अलग अलग डोज है। जो आपको डोज देंगे वो मुझे नहीं दूंगा, और जो 80 साल को जो डोज दूंगा जब पेशेंट को नहीं दिया जाए। तो मैंने पेशेंट कीमो देखो डिजीज स्टेज 4 होगा। अब एक पेशेंट देखा डिजीज प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर मोटामोटी डायबिटिक का टाइप ट्रीटमेंट करते हैं, उसका बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है। लेकिन आप यदि अर्ली आ रहे हो तो, लेकिन लेट स्टेज में आ रहे हैं, लंग में डिजीज चला गया, लिवर में डिजीज चला गया, तब हमें कीमो देना पड़ता है। नहीं तो प्रोस्टेट कैंसर को टैबलेट से ही ट्रीटमेंट करते हैं। और प्रोस्टेट कैंसर कब पता चला, जबकि माने बहुत ओल्ड एज का ही कैंसर है, जैसे 70-80 का ही है, और उनको तब पता चल माने इनको पहले जब पता चला जो बायोप्सी की माने सर्जरी के बाद माने डेथ होने के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तब जाके प्रोस्टेट कैंसर पता चला। ऐसे करके धीरे-धीरे प्रोस्टेट कैंसर मतलब डायबिटिक का टाइप में ट्रीटमेंट, मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन। अरे आप टाइम से आ गए माने 10 से 15 साल हम खाली टैबलेट से ही या इंजेक्शन कीमो के से ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। 50% जो कैंसर का जो कॉज है अराउंड 50% टोबैको है हमारा, अराउंड 50 to 60% है इंडिया में। और फीमेल में 1/3 केस है टोबैको से। ऐसा नहीं कि फीमेल में टोबैको कॉमन नहीं है, और 1/3 केसेस टोबैको के कारण हो रहा है। और एक एडल्ट यदि स्मोक कर रहा है, खाली कैंसर नहीं, वो अपना जिंदगी का 13 इयर्स लाइफ घटा रहा है, वो पता नहीं चलता है 13 इयर्स घटा रहा है। हार्ट डिजीज भी 10% बढ़ा रहा है, जैसे मैंने बताया स्मोकिंग से 10 से 24 वीक्स बढ़ा रहे हैं लंग कैंसर या ओरल टोबैको कैंसर, एंड अल्कोहल 5 फोल्ड बढ़ा रहे, दोनों मल्टीप्लिकेशन होता है, ये प्लस नहीं होता। और 12 टाइप्स ऑफ कैंसर है, जैसे ऊपर मतलब मोटा-मोटा ऊपर से नीचे तक का कैंसर करा सकता है, जैसे ओरल कैविटी हो गया, नाक हो गया, यहाँ पे साइनस हो गए, नासोफैरिंक्स ने इससे ऊपर वाला पोर्शन, लारिंक्स, वॉइस ब्लॉक्स, ये सब खाने का रास्ता सब, इसोफेगस, स्टोमक हो गया, लार्ज बोल माने कोलोन, ब्लैडर, स्टोमक, फीमेल में सर्विक्स, ब्रेस्ट कैंसर प्लस माइनस है, ज्यादा नहीं पता ये नहीं है एग्जैक्टली, बट ब्रेस्ट में भी बढ़ सकता है, यूके में होता है, लिवर कैंसर। तो 12 to 17 टाइप्स ऑफ कैंसर है, ये हो रहा है। तो इस रीजन ही नहीं है कि हम जिंदगी को इतने सस्ते में बेच रहे टोबैको और अल्कोहल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट सर एक्चुअली कैंसर बनता कैसे? तो कैंसर देखिए सिंपल है कि पहले क्या होगा, देखो कोई भी हम लोग का एक अपना रिपेयर सिस्टम है, हम लोग मरते भी हैं, तो सिंपल है कि वो रिपेयर सिस्टम गड़बड़ा गया। सिंपल एक लाइन पे, यदि आप इतना एक ही लाइन पे सवाल का आंसर दो, आपका रिपेयर सिस्टम गड़बड़ा है। रिपेयर होता है मतलब जैसे हम लोगों को कुछ इंजरी लगा हुआ, उसको उस पोर्शन को ठीक करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग का नॉर्मल जो है गड़बड़ा जो होगा ठीक करके वो रिपेयर करके नॉर्मल वाला टिश्यू आ जाएगा। कैंसर में क्या होगा, जो गड़बड़ आ जाएगा ना, वो जीन जो गड़बड़ होगा वो जीन पे रहेंगे, वो अनकरेक्टेड चला जाएगा। तो अनकरेक्टेड चला जाएगा, तो अनकरेक्टेड बहुत सारे और बहुत समय तक जब रहते हैं तो माने उसका सेल का ही मॉर्फोलॉजी ही चेंज हो जाएगा। जो नॉर्मल से स्किन के सेल वो उसी तरह नहीं है, वो बदल जाएंगे, उसके जीन में टोटल अल्टर हो चुके हैं। तो वो क्या होगा, नए नए अल्टर्ड सेल बनाते जाएंगे। तो अल्टर्ड सेल जब बनाते जाएंगे तो फिर जैसे 1 सेंटीमीटर का आता है तब हमें दिखता है। जैसे कि सर बताए मटन खाने से होता है, तो मटन खा लिया, डाइजेशन हो गया, एनर्जी बन गया, स्टेज चला गया, तो फिर उसमें कैंसर वो वजह नहीं है ना। तो वो तो मैक्रो लेवल में पता चला कि आज खाया वो डाइजेशन हो गया, भी थोड़ा बहुत डाइजेशन नहीं हुआ कल बाहर निकल गया, वो मैक्रो लेवल पे है, माइक्रो लेवल पे नहीं है। अभी बताता हूँ खाना कैसे, जैसे आप खाना खाए, ठीक है, आपको 5 से 6 घंटा लगेगा पेट को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, और वो डाइजेशन करने के लिए कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कोलोन में हमारा जो बैक्टीरिया है। तो कोलोन का जो बैक्टीरिया है वो बहुत माने हम लोग का माने एक तो 20 to 30% जो कोलोन का वेट है वो ना, वो उसके कारण है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डाइजेशन के लिए, स्टोमक नहीं। उसको जो मटन गया उसको मैं कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया, फैट में कन्वर्ट किया, सारी चीज जो हुए, फिर उसमें रफेज जो भी निकल गया, तो इस सब जो होता है, फिर उसमें जो होता है कि आपको वो क्या करेगा, एक फ्री रेडिकल माने फॉर एग्जांपल आप खाना खाए और जो भी हमारे सेल के लिए अच्छा है,
तो सेल इंजरी नहीं है। हमारे सेल के वो अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लो कि एक्सपायरी जो गुब्जो खाने से होता है, तो वो क्या करेगा, पहले अभी आपका जो म्यूकोसा है, हम लोग का जो पीएच 2 में रहता है, हम लोग अगर ब्लेड भी लगा डाल देंगे वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं पीएच 2 में रहता है। तो वो गैस्ट्राइटिस कब करता है, जब वो म्यूकोसल इंजरी होता है। म्यूकोसल इंजरी क्या कर सकता है, वो उस सेल का जो है वो सेल डैमेज करके इंजरी करेगा। फिर इंजरी करेगा तो फिर क्या होगा, एसिड निकलते रहेगा। एसिड जो ऐसे प्रोटीन में नहीं बच रहा है तो नहीं होना है, तो एसिड बचने लगे, तो फिर वो इंजरी करता रहेगा। फिर वो एक्सपायरी क्या करेगा, वो एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट कन्वर्ट कर देगा, तो वो अपने एनवायरनमेंट अपने के लिए बना देगा। फिर वो कंटिन्यूअस इंजरी करते रहेगा धीरे धीरे 5 to 10 इयर्स जब लगा रहेगा, वो जीन में भी वो क्या अपना एनवायरनमेंट चेंज करेगा। तो कैंसर क्या करता है, उसी तरह का थोड़ा बहुत अंडर होगा तो सेल बढ़ेंगे, तो फिर वो अपने ग्रोथ के लिए अपना एनवायरनमेंट बनाएंगे। ठीक है, जिसे ब्लड वेसल भी सप्लाई वहां बढ़ेगा। जैसे इंजरी आएगा तो कैंसर बनेगा, मतलब सेल में इंजरी होता है, मतलब आपको जो बाहर में दिख नहीं रहा, जैसे यहाँ पे ट्रॉमा लगा तो आपको दिखा, बट सेल में इंजरी हुआ तो आपको नहीं दिखा ना। सेल में इंजरी तो सेल में इंजरी अपना हर सेल का काम है कि रिपेयर करना। जैसे यहाँ पे सेल बनते रहते हैं, हम लोग को कल जो दिख रहा है कि थोड़ी एक जो सेल आज जो सेल वही है, वो बनते रहता है। तो ओल्ड एज में रिंकलिंग क्यों हो रहा है, यदि ऐसे नॉर्मल प्रोसेस होता ठीक नहीं होता तो रिंकलिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा एक जीन है कि टेलोमेरेज जीन है, तो वो क्या करते रहते हैं, डीएनए को जो है ना वो मेंटेन रहता है। फिर डीएनए लेंथ मेंटेन नहीं रहेगा तो करेक्शन नहीं होगा, तो फिर वो धीरे धीरे एब्नॉर्मलिटी जो होगा, एब्नॉर्मल जीन हो एक्युमुलेट होते रहेंगे। और जैसे हेरिडिटरी कुछ होगा, कुछ साल के बाद होता है, तो पहले नहीं होता है। तो हेरिडिटरी में क्या होता है, कभी कभी हेरिडिटरी तो रहता ही रहता है, उसके साथ एनवायरमेंटल रिस्क भी आदत होता है। ऐसे करके धीरे धीरे, और जो जीन सोचते एक जीन भी नहीं होता है, जैसे एक कैंसर के लिए एक जीन नहीं होगा, बहुत सारे जीन होते हैं। जैसे ब्लड कैंसर के में हम लोग पहले सोचते हैं कि एक टाइप का म्यूटेशन होगा, एक टाइप का गड़बड़ी होगा। आज वो एक टाइप का गड़बड़ी नहीं है, बहुत सारे टाइप का है। ल्यूकेमिया को इतना सब क्लासिफिकेशन करके उसको जो म्यूटेशन गड़बड़ी है उसके अगेंस्ट में ड्रॉप। तो ये सारे जो म्यूटेशन गड़बड़ी होते रहते हैं, जो स्मोकर होंगे, देखिए एक स्मोकर वाला लंग कैंसर होगा और बिना स्मोकर वाला लंग कैंसर होगा। जो स्मोकर वाला लंग कैंसर होगा उसका म्यूटेशन बर्डन बहुत ज्यादा होगा, जो नॉन स्मोकर होंगे उसका म्यूटेशन बर्डन कम होंगे। और जो स्मोकर वाला का जो ट्रीटमेंट करेंगे, सेम कैंसर का जो ट्रीटमेंट जो रहेगा सेम वेराइटी का रहेगा, ये स्मोकर वाला खराब करेंगे, नॉन स्मोकर वाला अच्छा अच्छे से क्योर होंगे या लंबा साइड खींचा जाएगा। और इसमें भी जो म्यूटेशन गड़बड़ी होता है उसमें 2-3 म्यूटेशन जो गड़बड़ी नॉन स्मोकर में रहता है, उसमें बहुत सारे टैबलेट ऑप्शन है, स्टेज 4 में भी 5 to 10 ईयर से खींचा जाता है। बट वो स्मोकर में जो म्यूटेशन आते हैं वो उसके अगेंस्ट में आज तक कुछ नहीं बना है और उसको ठीक करना मुश्किल है। और स्मोकर में एक स्मॉल सेल लंग कैंसर है, उसमें तो म्यूटेशन बर्डन बहुत ही हाई है, उसको 3 से 6 महीने ही लाइफ मिलता है। तो इसी तरह तो गड़बड़ी जो अनकरेक्टेड होता रहता है, धीरे धीरे लंबे समय तक हमारे सेल में जीन 2 जीन है, एक TP53 एक RP जीन, वो हमारा रिपेयर जीन है, मास्टर रिपेयर जीन बोलते हैं। तो रिपेयर जीन वो क्या, बहुत सारे कैंसर पे जो पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं किया, एक पेशेंट मेरा यंग कैंसर एक तक का रेस्पॉन्ड नहीं किया, 3 महीने के बाद रेस्पॉन्ड नहीं किया, 6 महीने के बाद रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसमें P53 म्यूटेशन जरूर होगा। जो पेशेंट ट्रीटमेंट में रेस्पॉन्ड, हम लोग कोई भी स्टेज कैंसर को पहले जो स्टेज कैंसर को फोड़ कर करते थे वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका कैंसर को अभी हमने ट्रीटमेंट किया, 3 महीने बाद अच्छा रेस्पॉन्स है, 6 महीने बाद अच्छा रेस्पॉन्स है, मैक्सिमम चांसेस वो रेस्पॉन्स करता रहेगा या 2-3 साल तक कम से कम मिल जाएगा। लेकिन जो रेस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ भी बायोलॉजी यदि रेस्पॉन्ड नहीं किया तो वो बैड कैंसर है। तो मोटा मोटा करके हम ऐसे बोलते हैं, क्योंकि सेल तो सर हॉर्स मतलब मिनट में मरते हैं, फिर नया बनते हैं, तो उसी हिसाब से जैसे कि जो डैमेज वाला मर गया फिर नया बनेगा, उसको कवर करेगा। तो नया जो बनते समय ना वो सेम जीन के हिसाब से जो डीएनए के साथ एमआरएनए में आया, उसके साथ प्रोटीन बना, ये जो मैकेनिज्म है वो सही से हुआ कि नहीं होगा तो कैंसर। यदि सही से होता तो हम बुढ़ापे भी हमारा नहीं आता, समझ गए ना।
तो वही है कि उसको जो वो जो टेलोमेरेज जो जीन है लास्ट को उसको क्या ना वो जो खत्म हो जाता है उसको यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो लंबा लाइफ भी खींचा जा सकता है। उसमें वो भी रिसर्च करते रहते हैं। तो ये नेक्स्ट है कि टोबैको जैसे भी आप बंद करते हो धीरे धीरे ठीक होने लगते हो। कम से कम ट्रीटमेंट के समय यदि टोबैको बंद हुआ ना उसको फायदा मिलता है। तो सेकंड कैंसर भी मतलब चांसेस घट जाता है, फिर कैंसर का आउटकम बढ़ता है। तो ये जो रिस्क है हम लोग बताते हैं कि जैसे टोबैको आप कैसे घटाओगे। तो मैंने कि आप अपने बारे में खुद को बताओ कि मैं खुद आइडेंटिफाई करो कि मैं टोबैको से एडिक्टेड हूँ। देखो टोबैको लेना कोई एक अच्छी चीज नहीं है। देखो टोबैको हम लोग पहले क्या करते हैं मौज इसमें ले रहे हैं, फिर बाद में अभी हम ले रहे हो तो दैट इज कंट्रोलिंग यू। कैंसर सिर्फ इंसान को होता है या हमारा जो सबको होता है। देखो सबको होता है और पहले भी होता था। आज पता इसलिए चल रहा है कि हमारे पास पैसा है, हम लोग जांच करा पा रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन जो रिसर्च बढ़ गया है। ऐसा नहीं पहले कैंसर नहीं हुआ, ये सबको होता है। और सारे कैंसर के जो ड्रग है कहाँ पे टेस्ट होते हैं, ये एंटीबायोटिक कहाँ टेस्ट होते हैं? माउस में पहले टेस्ट करते हैं, हॉर्स में टेस्ट करते हैं, उस पे देते हैं, वो ठीक वो इम्प्रूव होता है तब जाकर हम लोग सब तो मैक्सिमम माउस में ही टेस्ट किया जाता है। जो अभी जो रसिया का कैंसर वैक्सीन वो माउस मॉडल में टेस्टिंग हुआ है, अब तक वो नहीं बनाया, वो ह्यूमन में भी ट्रायल नहीं हुआ अब तक। वो कैसे बताया गया जस्ट हाइड करने के लिए न्यूज़ को थोड़ा वो वहां से निकाल के उधर निकलने के लिए, बट वो ह्यूमन ट्रायल अब तक नहीं हुआ है। वो सिमिलर टू कोविड वैक्सीन, सिमिलर कोविड वैक्सीन जिस मेथड से बना है, मतलब एक लेंटिवायरस है, उसमें जो जीन जो हम लोग क्या होता है कैंसर में, हमारा जो कैंसर सेल है और नॉर्मल कैंसर सेल, हमारा इम्यून सिस्टम जो क्या करता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, कैंसर बाईपास कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम। तो बहुत सारी इम्यूनोथेरेपी उस बेसिस में डेवलप हुआ है। तो वो क्या करते हैं जो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो डिटेक्ट करने के लिए जो मतलब जीन हमारा कैंसर का जो मतलब कैंसर से जो जीन के साथ जो प्रोटीन प्रोडक्ट कर रहा होगा वो जीन को डिटेक्ट करते हैं, वो जीन को फिर एक वायरस में लगाते हैं, फिर उसके फिर एमआरएनए लगाते हैं, तो फिर वो वैक्सीन बनाकर आपको भेजते हैं। फिर धीरे धीरे वो जो जीन को हमारा सेल पहचानने लगता है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी है, उसके अगेंस्ट वो कैंसर को सेल को डिटेक्ट कर मार पाता है। तो दैट इज द वे ऑफ कोविड वैक्सीन। और ये जो मेथड है वो जो रशिया जो क्लेम कर रहा है दैट सिमिलर मैकेनिज्म पे वो शुरू किया। तो ये सब टोबैको कैसे देखो, पहले कि आप खुद आइडेंटिफाई करो कि कोई है पी रहा है तो ये है। दूसरा हो गया कि धीरे धीरे करके छोड़िए, और ये छोड़ने की आप मैंने अभी जो ले रहा है तो दैट इज टोबैको आपको कंट्रोल कर रहा है। हमें शर्म आना चाहिए कि हम दूसरे के कंट्रोल में है। अभी कोई बोल रहा है कि हम कोई कुछ बोलते रहता है तो आपको गुस्सा लग जाता है, ईगो लग जाता है कि हमको ये वैसे बोल रहा है या मेरे सीनियर मुझे कंट्रोल कर रहा है, बट टोबैको आपको खुद को कंट्रोल कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अभी पहले मॉडल में एक दो बार ये अलग बात है, अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो देन यू आर ऑन द कंट्रोल दैट, क्योंकि उसमें क्या होता है ब्रेन में निकोटिन रिसेप्टर है। तो आप जैसे छोड़ देते हो ना, जैसे क्रेविंग होता है, जैसे बाथरूम जाने के लिए लेना पड़ता है, नहीं खाते हो तो टेंशन रिलीज होता है, तो क्या होता है ना निकोटिन रिसेप्टर ब्रेन में होता है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप छोड़ रहे हो, जैसे आप एक खाए फिर इंटरवल बना तो ब्रेन को वो रिसेप्टर खाली हो गए, तो ब्रेन को चाहिए कि वो रिसेप्टर भरे, तो यू आर नाउ एडिक्टेड। तो वो आप पहचानो खुद, जैसे पहचानना शुरू किए तो फिर आपको खुद अपने चला वो आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको जान सकते। और ये जो साइकियाट्रिस्ट के अंडर में आता है, साइकियाट्रिस्ट माने वो साइकियाट्रिस्ट नहीं, आज तो लोग जो न्यूरो साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, और ड्रग डी एडिक्शन एक उनका ब्रांच में आता है, तो धीरे धीरे करके आप छोड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक सीरीज से भी म्यूटेशन हो रहा है और कंटिन्यूअस होने से 12 to 17 टाइप का कैंसर बन रहा है। तो हमने से और आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ तो अपनी फैमिली की लाइफ है। तो इसीलिए आपको इतना सोचना चाहिए कि भाई मेरा जिंदगी में बच्चों ऐसा नहीं हो। जैसे फीमेल में भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कुछ भी हुआ तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके फैमिली आपके कारण बाकी लोगों की जिंदगी चलते रहती है। तो कोई भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी मेरी है,
आपकी जिंदगी बहुत लोगों की है, ठीक है। सर ये जो डाटा है टोबैको खनिज सिगरेट, ये सर आपका जो डॉक्टर एसोसिएशन के तरफ से गवर्नमेंट को जाता है? नहीं, ये तो जो देखिए क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग में अलाउ करता है इधर। नहीं, वो तो देखिए सिंपल है कि हम वोट देते हैं पैसे लेके, इसलिए चल रहा है। जब हम पैसा लेके वोट देना बंद कर देंगे तब सारी चीज ठीक हो जाएंगे। नहीं, सारी चीज एक सवाल का जवाब यही है, तुम देते हो कौन सा कंट्री बिना पैसे लिए वोट देता है, कोई पेपर लगा से? तो जो भी तो पैसा लेके आप बोल सकते हो, समझे कि नहीं, या कंट्रोल में है। हम लोग का बने अनकंट्रोल है, चेक नहीं है, बच्चे भी बना रहे हैं। नहीं, मैंने वन पॉइंट कि डेमोक्रेसी ठीक है, दिस इज देयर आर आल्सो अदर कंट्रीज वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी लाइक चाइना, दे आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम। तो इंटेंशन भी होना चाहिए, आपकी इंटेंट होना चाहिए। देखो इंटेंशन, देखो हम लोग पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, हम लोग नौकरी करने के लिए अच्छा सोचते हैं, हम पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते। आप पॉलिटिक्स में जाओ, फिर आप नया नियम चेंज करो, और नियम चेंज के लिए 5 लोगों की ये चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए। मेजोरिटी आप ला नहीं पाओगे या नहीं हो पाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। तो वो अलग चैप्टर है, बट ये इंटेंट नहीं है, कहीं पे भी इंटेंट नहीं है। और दूसरा भी, हम कंज्यूमर है तो आपको खुद जानना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। यदि आप खुद करेक्ट हो, आप कल से दबा कर ना लो, तो दुकान पर नहीं मिलेगी। प्रेशर क्रिएट करा जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। प्रेशर, देखो प्रेशर तो आप कर सकते हो, बट ये कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना घर ठीक करो या अपना मोहल्ला ठीक करो। हम घर ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो मोहल्ले के बारे में क्या सोचें, या सोसाइटी के बारे में सोचें, या कहाँ क्या सोचें। हम पहले अपना घर ठीक कर ले, बड़ी बात है। इसलिए मेरा मानना ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जाने के बाद जो कोई टोबैको नहीं ले रहा है तो वो छोड़ दे, इतने मिनट के लिए बढ़ी। अभी स्टैटिस्टिक्स क्या है, ग्रेजुअली जो स्मोकिंग बढ़ रहा है। और कैंसर ड्यू टू टोबैको इज आल्सो इंक्रीजिंग ट्रेंड। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन स्मोकिंग में। नहीं, सिंपल है कि देखिए हमने अपने गांव के हम लोग जब बच्चे थे तब तक तो एक ही दुकान टोबैको का दुकान रहता था, हम उसको गंदे नजर से देखते थे। आज क्या है स्टेटस, लाइसेंस है, और हर और मैं तो बचपन में कोई दारू मैंने छुपा के पीता था। अभी तो नहाने के बाद दारू पकड़ दिया, दारू बोतल लेके रास्ते में लेके ही जा रहे हैं दिखा के, तो बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे। तो आजकल खुद को बचाना बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। तो खुद को बचा के रख लो, खुद के गंदे मैंने जो टोबैको अल्कोहल जो फ्रेंड्स है उससे बच लो, या कोई भी आप गलत हरकतें या जो भी है, खुद को बचाना आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये चीजें। तो इसलिए मेरे लिए ये रहेगा कि आप जो भी सुने आप खुद छोड़ो। दूसरा हो गया कि आसपास में जो आपसे रिलेटेड है, आपका डिसीजन से कोई मान सकता है तो आप उसको बदल लो, बहुत जरूरी चीज है। जैसे फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3-4 में 75 इंडिया में अभी है, और एजुकेटेड फैमिली मैंने बताया कि स्टेज 4 में आई। तो उसको जो थोड़ा बहुत गिल्टी हो उसको पता चलना चाहिए ना, और पता नहीं चला है फिर इग्नोर कर रहा हो तो उसकी गलती है। तो पहले कि जैसे फॉरेन कंट्री अमेरिका में क्या स्टेज 1-2 में ज्यादा आते हैं, तो स्टेज 1-2 में आपको ज्यादा लाइन दिखेगा। बट हाँ, स्टेज 1-2 में भी ब्रेस्ट कैंसर जैसे मैंने 4 टाइप का होता है, तो उसमें ट्रिपल नेगेटिव एक HER2 पॉजिटिव वो खराब है। HER2 पॉजिटिव में इंजेक्शन आ रहे हैं, फिर भी HER2 पॉजिटिव मैंने 4 टाइप का, जैसे ERPR पॉजिटिव, ERPR पॉजिटिव के साथ HER2 पॉजिटिव, फिर ERPR तीनों नेगेटिव, खाली HER2 पॉजिटिव। तो ERPR पॉजिटिव सेक्शन वाले जो हैं सबसे अच्छे हैं, तो दे हैव अ बेटर लाइफ। हाँ, इवन स्टेज 4 में भी ट्रिपल नेगेटिव और HER2 पॉजिटिव से अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेज 4 हो गया तो ऐसा नहीं कि उसका जिंदगी खराब हो गया। तो कौन से टाइप का है, तो काउंसलिंग के टाइम में ये सब प्रॉपर्ली काउंसलिंग हो जाता है। हाँ, होता ही है, करना पड़ेगा, हम करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो पहले कि अभी भी मैंने 70 to 90% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट गोज टू सर्जन।
You don't think the surgeon have a contribution to this kind of treatment? ऐसा क्यों नहीं होगा? तो सिंपल सी बात क्या इसीलिए देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी कहीं से भी आपके हाथ में क्या कंट्रोल है। पेशेंट के हाथ में तो कुछ है नहीं, जैसे सर्जन बोलेगा डॉक्टर बोलेगा तो ऐसे करेगा। नहीं ऐसा नहीं है। तो पहले क्या थे, मैंने एक पेशेंट मैंने बताता हूँ ये वाला मैंने अभी एक पेशेंट को बताया, इवन सर्जन भी बताया, मैंने सर्जन से पहले भी बात किया, बाद में बात किया, बट मैंने पेशेंट को बताया कि आपकी लोकल एडवांस स्टेज है, मतलब यहाँ पे ट्यूमर है, यहाँ पे गिल्टियाँ हैं और यहाँ पे तो स्टेज 3 डिजीज है। मैंने उसको बताया और ट्रिपल नेगेटिव है, बेड वाला थेरेपी। मैंने उसको बताया आपके लिए कीमो जरूरी है, क्योंकि जैसे 1 सेंटीमीटर पूरा अच्छे से बताया, 1 सेंटीमीटर ट्यूमर होने से कहीं पे भी ट्यूमर जा सकता है। पहले आप करो, उसको घटाओ, फिर जाके सर्जरी करो और उसमें नहीं सर्जरी तीनों मैंडेटरी। मैंने आपको यदि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ट्यूमर है, गिल्टियां हैं, तो रेडिएशन मैंडेटरी या ब्रेस्ट कंजर्वेशन करे, मतलब ट्यूमर निकाल के ब्रेस्ट पार्ट रख लो तो रेडिएशन मैंडेटरी है, नहीं तो सर्जरी एंड कीमो इज मोस्ट ऑफ मोर ऑफ द मैंडेटरी। यदि ईयर कट पॉजिटिव ग्रेड 1-2 होगा और ट्यूमर साइज कम होगा तो एक टेस्ट करते हैं, कैनास्टिस बोलते हैं या ऑन्कोटेम्पिएक्स करते हैं, उसमें टैबलेट ऑप्शन है, कीमो की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो मोटा मोटी तीनों का रिक्वायरमेंट पड़ता है, बट ये जैसे ये थोड़ा माइक्रो डबल में ये चीज है। तो मैंने उसको समझाया कि भाई आपको पहले ही करना है, मैं और उसको बोला कि कीमो हम देते हैं तो सोच समझ के देते किस क्या गैस कितना क्या डोज होगा उस हिसाब से देते हैं, और 3 मतलब ऐसे दो देते हैं ना, आज दिए तो 3 हफ्ते में दिए या 2 हफ्ते में दिए, तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं कैसा है नहीं है, उस हिसाब से वो टॉलरेट किया कि नहीं, साइड इफेक्ट क्या हो, उस हिसाब से हम डोज करते हैं। या पहला डोज जैसे 5-10% या 20% घटा दिए, ओल्ड एज को लागू हुआ तो 20-30% घटा के दिए, तो ऐसे करके इतना लेवल पे करके देते हैं। तो वो सारी चीज समझाने के बाद भी उसको, और एक पेशेंट किसी का ब्रेस्ट कैंसर है कुछ हुआ था, वो शायद अच्छा नहीं किया, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जैसे 4 टाइप का उसको तो पता नहीं, उसको सोचा कि मेरा ब्रेस्ट कैंसर था तो मेरा डीएनए मर गया, लेकिन इसका पेशेंट का क्या करना चाहिए उसको नहीं पता। तो फिर मैंने इस सारा समझाने के बाद भी वो बोला कि भाई मैं तो सर्जरी कराऊं, मेरे 3 महीना का जो कीमो होगा तो सर्जरी कराने के लिए सर देखिए रहा है डॉक्टर, जो सर्जरी कराने के लिए उसको कोई तो डॉक्टर सलाह दिया होगा। नहीं पहले ये है कि देखो वो तो सर्जन का पास है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ वो पेशेंट पे पहले there is not proper coordination between you and the surgeon। नहीं देखिए फास्ट है कि सिंपल है कि मैं अपना पार्ट करूंगा। देखिए वो प्रॉब्लम है ना, आप जब से बोल रहे मैं मेरा पार्ट करूंगा और सर्जन बोल रहा मैं मेरा पार्ट करूंगा, सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, इसी के चक्कर में पेशेंट पिस रहा। नहीं देखिए सिंपल सी बात है कि दुनिया में ऐसा नहीं चलता। देखिए आपके ऑफिस में अब आपका बॉस बोल दिया तो काम होगा ऐसा नहीं है, आपके जो बंदे हैं उनके हाथ में भी रहता है, ठीक है, तो वो बंदा कितना काम कर रहा है। देखिए मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अभी गया था बैंक को, ठीक है, मैंने बोला कि मेरा 11 बजे का इंटरव्यू है, मेरा तो ये कर दो, उसका तो और एक सेक्शन में काम नहीं है, बट उसका जो सीनियर है वो भी तो नीचे से गया है ना, 11 बजे का टाइम है, खत्म हो जाए, नहीं पहुंचूंगा तो नहीं होगा, बट वो सीनियर आके काम किया क्या नहीं किया। तो सिंपल सी बात है कि मैं बोलूंगा कि आपके हाथ में क्या है, मैं अपना पार्ट कर सकता हूँ, मैं दूसरों को डायरेक्ट नहीं कर सकता। नहीं ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता है, घर पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, घर पे 5 लोग मिलकर नहीं चल पा रहे, ऑर्गेनाइजेशन की क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आप यदि 5 लोग घर पे ही नहीं चला पा रहे हो, घर को ठीक से एक डिरेक्शन में नहीं पा रहे, ऑर्गेनाइजेशन तो दूर की बात है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपना पार्ट सोचिए, आप क्या कर सकते हैं। मेरा काम है क्या पता है सर, नहीं पेशेंट को पता रहता है, पेशेंट को बताया जाता है। देखो कोई नहीं बताएगा तो मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट नहीं कर सकता कि मैं आज बताने के बाद कल आप क्या करोगे वो आप पे निर्भर है, मुझे आपको बताना सही क्या है। जैसे मैं अपना एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं आपको आज क्यों बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में 90% आप सर्जन के पास जा रहे हो, मैं क्यों बता रहा हूँ कि you become educated so that you take your decisions। Tomorrow a surgeon will come and he will tell that you come to नहीं, उसके लिए आप एविडेंस देखो,
जैसे मेरा पेशेंट जो बैठता है तो मैं जो अमेरिकन गाइडलाइंस है उसको दिखाता हूँ, विदाउट एविडेंस वो बोलता ही नहीं। वही अमेरिकन गाइडलाइन तो सर 20 साल बाद फिर रॉन्ग प्रूव होता है ना। तो देखो सिंपल सी बात है कि जिस समय जो होता है, जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आप चल सकते हो। नहीं, बाद में पता चलता है कि देयर इज मॉडिफाइड इंटेंशन बिहाइंड दिस गाइडलाइन। देखो अभी देखो कोविड वैक्सीन में भी बहुत सारे चीज आए, बट उस समय जरूरत लगा, मरने बचने का कारण था तो हमने लिया ना। नहीं, जो भी नहीं करना चाहता उसको भी जबरदस्ती दिला दिए। आज अगर आप फ्लाइट कैंसिल कर दोगे नौकरी कहां जा नहीं पाऊंगा तो मैं जबरदस्ती दूंगा। नहीं, सिंपल सी बात है कि आपके उस समय में क्या, देखो समय के हिसाब से सबको बदलना पड़ता है, ठीक है। हमें डिस्कशन गुड और बैड दैट रिक्वायर्स टू बी एनालाइज्ड ना, बदलना पड़ेगा, बट गुड और बैड दैट नीड्स टू बी एनालाइज्ड। हां ठीक है, मैं अपना काम, देखिए मैं अपना काम कर सकता हूं, मैं दूसरे को किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकता, किसी को मैं बदल नहीं सकता। मैं आपको एजुकेट कर सकता हूं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको डिसीजन लेना है खुद। ऐसा नहीं है कि पेशेंट कुछ नहीं जानता है। सिंपल मैंने पेशेंट को सिंपल आपको छोटी चीज बता दूं, छोटी चीज मैं पेशेंट को बताता हूं कि आपको फाइल कैसे सजा के आना है। जैसे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हो गया और कंसल्टेशन फाइल हो गया कि सर मैं 3 अलग चीज बता के आता हूं, छोटी चीज बता। तो कोई भी पेशेंट जितना भी एजुकेटेड हो, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद नेक्स्ट टाइम आएगा तो पेपर बिखरे हुए आएगा। क्यों? पेशेंट, अब वो पेशेंट डॉक्टर का कितना समय ले रहा है। तो चीजें वो चीज है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। हमेशा वो सोचना चाहिए कि आपके कंट्रोल में है। हमेशा कृष्ण जिंदगी भर आपके लिए कृष्ण यहाँ नहीं रहेंगे तो आपको ठीक करें, ठीक है। क्योंकि बदलते समय ले रहा है, कृष्ण को भी भूल गए हम लोग, अर्जुन को भी भूल गए, लेकिन सेम गलती तो हम कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं गलती नहीं कर रहे हैं, कौन नहीं गलती कर रहा है, तो वो छोड़िए। मुझे मेरा टॉपिक का चेंज करते हैं। सिंपल सी इंपॉर्टेंट है कि मेरा काम है आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। खुद आज के इंफॉर्मेशन, मेरे जैसे दिल्ली में था तो गाइडलाइन लेके आती है, सर ये गाइडलाइन है क्या करना चाहिए। मेरा काम है आपको बताना है कि क्या सही है नहीं गलत है। इट्स अप टू यू टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। तो ये सारा बहुत सारा है कि निकोटीन कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट फिर ये देखिए बहुत सारा फायदा था कि सिंपल सी बात है, आज मैं बता रहा हूं, आज आपको बता रहा हूं एचपीवी वायरस से सर्विस कैंसर हो रहा है। 99.7% कैंसर जो एचपीवी से होता है। आज बताओ 2002 से 2008 के अंदर वैक्सीन आ चुका है, आज क्यों आपको फ्री नहीं मिला है, आप क्यों नहीं जानते। गूगल में आप इतना चीज पढ़ते, यूट्यूब इतना देखते, आप एचपीवी वायरस के बारे में मेरा जो नॉलेज है सर्विकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में, दुनिया में एक एसोसिएशन दे हैव स्पेसिफिकली registered their objection and scientifically that association is not a normal, they are doctor association कि इसमें ये जो वैक्सीन आया है, ये वैक्सीन में जीन म्यूटेशन होकर रिप्रोडक्शन पावर जो है ह्यूमन बीइंग का चला जाएगा। दैट वाज द रिप्रेजेंटेशन एंड उसके ऊपर कोई नहीं सुने। उसके ऊपर आज उसको कोई कंक्लूड करना कि दे आर रॉन्ग। आज हो गए डॉक्टर प्रोफेशनल है, let somebody prove that they are wrong। आज जो भी इसी का मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं they should prove them wrong। अगर किसी के मन में लग रहा है कि ये अगर रिप्रोडक्शन पावर को खत्म कर देता है, देखिए सिंपल सी बात है, मैं ये बताऊंगा कि आज के समय में जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो। आपकी जिंदगी 10 साल के बाद नहीं रहने वाली है, आपकी जिंदगी कल नहीं रहने वाली है। तो आज जो इंफॉर्मेशन है, आज जो साइंटिफिक डाटा है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। कल क्या आएगा, कल हम जिएंगे नहीं, कल मैं आगे बताऊंगा ऐसा जरूरी नहीं, कल मैं जीऊंगा ये भी जरूरी नहीं। तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए। इट्स अप टू यू टू टेक डिसीजन और नॉट टेक डिसीजन। फिर कल 10 साल के बाद आपको हो जाएगा तो आप सोचते हैं कि मैं सर्विस कैंसर के बाद जाता, रिप्रेशन तो जाता तो भी चलता। तो ऐसे देखो हमेशा रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना है। कीमो से कैंसर का पेशेंट मर चुका है, मेरा पेशेंट बहुत कैंसर का पेशेंट, बट रिस्क बेनिफिट देखना होता है कि भाई ये ड्रग देने से मैक्सिमम चांसेस कैंसर नहीं आएगा, लेकिन क्यूरेटिव इंटेंट में भी मेरा पेशेंट कैंसर में मैंने कीमो से लेके डेथ हो चुका है, मैं देखा हुआ है। बट उस समय हमें देखना होता है कि उस समय कैंसर का जो कीमोथेरेपी देना ज्यादा जरूरी है कि नहीं। कल उससे
साइड इफेक्ट 5% चांसेस है कि एनाफिलाक्टिक रिएक्शन से मर जाएगा। You are talking of a situation कि whether it is more negative or less negative. कभी भी सिचुएशन में आपको उस समय देखना होता है रिस्क बेनिफिट। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का जो पहले सर्जरी था, क्योंकि देखो कैसे आया, देखो चीजें कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे आया, पहले सर्जरी था, कुछ भी हुआ तो सर्जरी करते, फिर दूसरा आया रेडिएशन, फिर आया कीमोथेरेपी। तो इसीलिए दिस आर ऑनगोइंग डिबेट, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट सर्जन क्या बोलेगा फॉर एग्जांपल कि हमने कीमो दिया, ऐसा जरूर थोड़ी है कि पूरा का पूरा डिजीज गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर इज अ चांसेस ऑफ फेलियर, देयर इज अ चांसेस ऑफ 40% फेलियर, बट 60% चांसेस ऑफ रेस्पॉन्स। मैं ये चीज बताऊंगा कि 60% चांसेस कि कीमोथेरेपी देने से डिजीज घटेगा और उसके बाद ट्रीटमेंट मोडालिटी सर्जरी के बाद भी बदल जाएगा। मैंने कीमो दिया, फिर सर्जरी किया, फिर डिजीज फॉर एग्जांपल बच गया, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट, डिजीज नहीं बचा तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट। पर एकदम फर्क आप सर्जरी पहले कर दिए तो वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन 60% बच जाएगा, 60 to 80% कीमो में रिस्पांस आएगा, ये हो सकता है। बट कीमो से लेके भी किसी पेशेंट का हार्ट खराब हो चुका है, किसी पेशेंट का डेथ भी हुआ होगा, बट वो 1 to 2% के लिए डिसीजन तो उसी हिसाब से नहीं लिया जाएगा ना, तो 60% जो होगा वो ले सकते। तो ये इंफॉर्मेशन सबको जरूरी है। आप बोल रहे हो कि नहीं बता रहे हो तो उनका गलती है, लेकिन मैं अपना काम ये करता हूँ कि मैं अपना पेशेंट बताता हूँ, मैं दूसरे के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। या मेरा ये जो डिसीजन है तो कॉन्सेप्चुअल डिसीजन है करने से, जैसे आप सर्जन और कोई होता है नहीं देखो बहुत सारा होता है, बट चीजें क्या होता है ना, देखो सिंपल आप ऑफिस में भी सोच लो ना, आप 3 लोगों से कितना राय लेके सबका कंसेंसस से कितना कौन काम करता है, जो तो बॉस बोलता है वो सही है। 3 लोग 5 लोग बैठ के कौन सा काम होता है, ऐसा होता तो सारे बॉस के पास ही चला जाता है, तो हो गया ना, बात खत्म ना। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो बोले वही है, तो सब हो गया ना। तो उसमें भी सीनियर है, जूनियर है, फ्रेंड है, अपने पास मेरा पेशेंट है, उसका पेशेंट है, तो वो भाई दुनिया में हर चीज चलता है। तो आपको भाई ये कि मैं जैसे आ गया तो मेरा काम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो ब्रांच है अभी लास्ट 20-30 साल में है। इससे पहले सर्जरी तो पहले ही था, रेडिएशन के बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कीमोथेरेपी जो टारगेटेड करेगा मतलब जो भी ब्रांच के बाद में आया। और कीमोथेरेपी का जैसे मैं बता रहा हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर में पहले कीमोथेरेपी दे कैसे करना चाहिए, ये कांसेप्ट 5 से 10 सालों में अंदर आया। तो सब लोग उसको ऑब्जर्व करना, आप लोगों को भी समझना, पेशेंट को समझाने के बाद वो खुद समझना, और उसका रिलेटिव में किसका कुछ हुआ तो उसी जैसे मैंने आज एक पेशेंट बता रहा हूँ, आज एक पेशेंट मेरा पेशेंट है स्टेज 4 के ओवरी में है, उसके साथ साथ और जगह पे पेट में गया हुआ है, पेट में पानी भी है, तो वो स्टेज 4 कैंसर है, लेकिन क्लिनिकली पेशेंट को इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो उसका लो इंसिडेंस है कुछ भी था, तो मैंने उसको बताया कि भाई अभी के लिए आपको बायोप्सी कराइए, वो 2-3 दिन में अपोलो में आ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कराइए, और फिर ये प्लान था मेरे को। मैं आज गया तो वो देखो मैं इन्वॉल्व था, सर्जन इन्वॉल्व था, डॉक्टर सब इन्वॉल्व था, मैंने पेशेंट को बताया हुआ है कि ये करना है। मैं आज गया तो डिस्चार्ज हो चुका है। अब बताओ किसकी गलती है? नहीं बट उसको डिस्चार्ज कौन किया? डिस्चार्ज कौन? पेशेंट बोला ना, पेशेंट और बता उसका कहानी बता रहा हूं क्यों हुआ डिस्चार्ज। वो टाटा का कोई पहचान वाला उसका निकला, समझे? वो बोला कि टाटा में मेरा पहचान है, वो उसको सोचते हैं कि टाटा ये सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, इसलिए मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा। नहीं समझते हैं सारे बच्चों को। मैं बता रहा हूँ कि आप एक कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो क्योंकि आप अपने कॉमन लोग हैं। मैं अपना कॉन्टेक्स्ट इसी बता रहा हूँ क्योंकि मैं 10,000, 15,000, 20,000 पेशेंट को ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, और पेशेंट का क्या साइकोलॉजी है, पेशेंट क्या सोचते हैं, पेशेंट कैसे डिसीजन लेता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने बारे में बता रहे हो, मैं 10,000, 15,000 का जो पेशेंट का जो एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ।